हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा नारासाई का 11वां भाग। पापा, आपको नव्या बुआ नीचे बुला रही हैं। उन्होंने आपके लिए चाय बनाई है, शिवी ने कहा। चाय लव चाय का नाम सुनकर ही रणविजय मुस्कुरा दिया। चलो चलकर देख ही लेते हैं, चाय बनाई है या फिर पानी उबालकर रख दिया है। पता नहीं कैसी बना रखी है, भगवान जाने बनाना आया भी है या फिर वहां पर भी ऐसे ही काम करती है। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कुराहट देखकर शिवी भी मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि रणविजय के दिमाग में अब फिर से कोई शरारत चल रही है। रणविजय सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और शिवी भी उसके साथ साथ ही आ रही थी। अपने साथ शिवी को आते हुए देखकर रणविजय को हैरानी हो रही थी। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रहा नहीं गया तो पूछ बैठा, तुम शिवम से मिलने नहीं गई? रणविजय ने कुछ रुककर शिवी से पूछा। शिवी के कदम रुक गए और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। वह मैंने आपको इधर आते हुए देखा था और नव्या बुआ भी आई थी तो बस चली आई थी, शिवी ने धीरे से जवाब दिया। सच में नव्या से मिलने आई हो? वैसे नव्या तो रोज ही आती है। रणविजय ने अपनी नज़र शिवी के चेहरे पर जमा दी। शिवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उस दिन तो दर्द की लहर में जाने क्या क्या बोल गई थी। जिस प्यार को उसने खुद भी अकेले में भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वह बात भी सबके सामने बोल गई थी। रोते रोते ढिंढोरा पीट गई थी, पर अब अपनी कही ही बात पर ही कुछ शर्मिंदगी हो रही थी। अपने ही नज़रों में वह चोर बनकर बैठी थी। शिवम पर गुस्सा तो सिर्फ एक बहाना था, किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इस कारण राठौर मेंशन आने का छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आदित्य अंकल हो या आशुतोष अंकल या फिर दादू से ही नजरें मिलाकर बात करें। मन के चोर ने दिल पर ऐसा दबाव बनाया था कि राठौर मेंशन की तरफ पैर ही नहीं बढ़ रहे थे। आज तो रणविजय को आते हुए देखकर दिल में डर सा हो गया था कि कहीं रणविजय गुस्से में शिवम को कुछ बोलना दे या फिर कोई बात तो नहीं हो गई। तभी रणविजय के पीछे पीछे चली आई थी, वरना पहले जितना बेधड़क यहाँ चली आती थी, अब लगता था जैसे वजनी बोझ पड़ा हुआ है। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शिवी को अपने आप में सोचते हुए देखकर रणविजय ने पूछा। कुछ नहीं पापा, मैं बाद में मिल लूंगी, छोटा सा जवाब देकर शिवी ने नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। ठीक है, जब तुम्हारा दिल करे तभी मिल लेना, लेकिन एक बात कहूँगा, रणविजय ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। शिवी ने अपना सर उठाया। मानता हूँ कि शिवम ने गलती की है। तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो और ये तुम दोनों की आपस के बीच की बात है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम जो चाहो उसकी गलती की सजा उसे दे सकती हो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन बेटा, ये भी एक सच है कि उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। एक थैंक यू तो उसका बनता है ना, और अगर तुम उसकी बात नहीं समझोगे तो फिर वो किससे उम्मीद करेगा? एक बार उसकी बात सुनने समझने की कोशिश करना। किसी बात पर फैसला सुनाना बड़ा आसान काम होता है, आप उसमें भी जब फैसला तुमको प्रभावित नहीं करता। लेकिन फैसला लेना बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब वो फैसला सीधे तुमको अफेक्ट करता हो, क्योंकि फैसले लेने से पहले इंसान को दोनों पक्षों को सुनना होता है। अपनी सफाई का एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। रणविजय ने शिवी के सर पर हाथ रखा। मैंने क्या फैसला लिया है पापा? सारे फैसले तो उसने खुद लिए हैं ना चाहते हुए भी शिवी के होठों से शिकवा फिसल ही गया था। रणविजय मुस्कुरा दिया। ऐसे में तो मुझे लगता है कि गलती तो तुम्हारी तरफ से हुई है। रणविजय ने भी बेबाक कहा। वह कैसे? शिवी समझ नहीं पाई कि रणविजय उसे गलत क्यों कह रहा है। देखो,
उसने अगर कोई फैसला तुमसे बिना पूछे लिया या फिर तुमसे बताना जरूरी नहीं समझा तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो तुमने खुद अपने फैसले भी उसके हाथ में छोड़ दिए होंगे। इसमें भी तुम्हारी ही कमजोरी है। हम अपने हिस्से की जिंदगी किसी और को जीने क्यों दें? जिंदगी हमारी है तो इससे जुड़े फैसले लेने का हमें अधिकार है। इसके बारे में किसी से पूछने और किसी को बताने का भी अधिकार हमारा है। ऐसा कहीं नहीं होता कि लो भैया, तुम हमारे हिस्से की भी जिंदगी जी लो या फिर हमारे हिस्से की मौत ले लो। हमारे हिस्से के जो भी फैसले लेने हैं वह तुम कर लो, मुझे मंजूर होगा। यानी कि तुमने ऐसे कोई अधिकार उसे दिए होंगे, तब तो वह तुम्हारे ऐसे का फैसला ले गया। यहाँ पर तो तुम कमजोर साबित हो रही हो, यानी कि तुम्हारी गलती दिख रही है, या फिर तुम दोनों के बीच का रिलेशन इतना मजबूत नहीं था जिससे कि एक दूसरे से बेधड़क अपनी बात कह दे, अपनी मजबूरी अपनी प्रॉब्लम बेधड़क बता दे। एक भरोसा, एक विश्वास जो कि होना चाहिए वह नहीं था। ये भरोसा तो दोस्ती में भी होता है, तभी तो हम दोस्तों से भी अपने दिल की बात खुलकर कह लेते हैं। पर तुम दोनों के बीच में तो ये दोस्तों वाला भरोसा भी नहीं था, तभी तो एक अंदर ही अंदर घुटता रहा और दूसरा आगे बढ़कर उसके हिस्से के सारे फैसले करता गया। रणविजय ने कम शब्दों में ही शिवी को समझा दिया था कि अभी उनका रिश्ता दोस्ती की हद को अच्छे से नहीं पार कर पाया। दोस्त जितना भरोसा भी इन दोनों के बीच नहीं बना पाया तो प्यार कैसे कहा जा सकता है? रणविजय की बात से भी समझ रही थी, अगर शिवम ने इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश नहीं की है तो तुम्हारी तरफ से भी यह कोशिश नहीं हुई होगी। और दूसरा ये कि कभी कभी अगला क्या सोचेगा ये सोचकर भी हम चुप रह जाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करते, उसके मन की बात जानना नहीं चाहते और इसी में बात हमारे हाथ से बात निकल जाती है। और सिर्फ बात ही नहीं, कभी कभी तो बाजी भी हाथ से निकल जाती है। अब तुम ये सोचो कि तुम किस तरह से यह हारी हुई बाजी जीतना चाहोगी। अगर एक गिर रहा है तो दूसरे को तो संभालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। एक नासमझ है तो दूसरे को समझदार बनना पड़ेगा ना। जिस तरह से तुमने मुझसे बेधड़क पूछ लिया वह कैसे, वह चीज़ तो तुम शिवम से भी पूछ सकती हो ना कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। कम से कम एक बार तो उसकी बात सुनो, उससे पूछो, उसको अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का मौका दो। कभी कभी बात कहने से ज़्यादा सुनना जरूरी होता है। शिवी समझ गई कि रणविजय खुद चाहता है कि वह शिवम से आगे बढ़कर इस मैटर पर बात करें। रणविजय की बात भी सही थी, आखिर बिना कुछ बोले या पूछे वह शिवम का एंगल तो समझ नहीं सकती थी। पर क्या शिवम मुझसे बताना चाहेगा? वो कुछ अभी जवाब देना चाहती थी, उसके पहले ही नव्या की आवाज आई, सीढ़ी पर ही रहना, नीचे मत उतर कर आना, और जब फिर चाय ठंडी हो जाएगी ना तो मुझे गर्म करके देने के लिए बोलना, मैं करके दे दूंगी। मजे से चाय पी लोगे? नव्या ने खड़े खड़े तंज किया। रणविजय नव्या का तकाजा समझ गया था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, क्यों? हॉटपॉट खराब हो गया है क्या? राठौर मेंशन का तो नहीं, पर आहूजा हाउस का कुछ कहा नहीं जा सकता। जवाब आदित्य की तरफ से आया था, अब चाय यहाँ बना रही है तो गर्म करने आहूजा हाउस जाएगी, नहीं तो फिर यह गर्म करने में नखरे क्यों दिखा रही हैं? रणविजय ने पूछा। अरे भाई समझा कर ना, ये रोज आहूजा हाउस से यहाँ आती है, बस इसके दिमाग में वही आहूजा हाउस वाली चीजें बसी हुई है। वहाँ तो पहले ही ट्यूबलाइट की रोशनी में सारा काम होता है जो कि धीरे धीरे जलता है, और जब से यह गई है ना इसने वहाँ के सारे फ्यूज उड़ा दिए हैं, इसीलिए लगा होगा कि इधर भी खराब ही है। ओ मैडम, हम आहूजा नहीं राठौर हैं, हमारे यहाँ ठोक बजाकर लाइट नहीं जलती।
आदित्य ने रणविजय को हाई फाई के देते हुए कहा, देख लीजिए डैड, एक तो इन लोगों के लिए मैंने चाय भी बनाया है और ऊपर से ये लोग मुझे ताने भी मार रहे हैं। सोफे पर बैठे अधिराज जी से शिकायत लगाई, यह इतनी शरीफ कब से हो गई? रणविजय सोचते भी आदित्य से पूछा, शरीफ? और ये जिस दिन ये शरीफ हो जाएगी ना, दुनिया से शराफत तौबा करके भाग जाएगी। मुझसे स्टाम्प पेपर पर तू लिखवा कर ले ले भाई। इसने बिल्कुल चाय नहीं बनाई होगी, या तो मेड से बनवाया होगा या फिर मम्मी बना रही होगी। आदित्य ने रणविजय के कान में झुकते हुए कहा, क्यों, हम क्या तेरी कोई सास ननंद है जो तुझे ताने मारेंगे? रणविजय अधिराज जी के बगल में उनके बराबर आकर बैठते हुए बोला, मेरी सास नंद मुझे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तुम दोनों मेरी सास ननंद से भी 2 कदम आगे हो। एक तो तुम लोगों के लिए काम भी करो और दूसरे तुम लोगों के ताने भी सुनो। मुझसे नहीं होगा। नव्या ने अधिराज जी का हाथ पकड़ लिया, क्यों परेशान करते हो मेरी बेटी को तुम दोनों? अधिराज जी ने नव्या के साइड लेते हुए कहा, अरे हम लोग कहाँ परेशान करते हैं, ये तो खुद परेशान होती है दिन रात। वैसे हम समझ सकते हैं, कम रोशनी में काम करने में तकलीफ तो होती ही होगी। रणविजय लगातार मुस्कुरा रहा था, तुम तीनों कभी मत सुधारना। नैना जी किचन से बाहर आते हुए बोली, आपका हुक्म सर। आंखों पर माते आदित्य ने अदा के साथ सर झुकाते हुए कहा, इतना तो बाकी घर के छोटे बच्चे नहीं लड़ते जितने तुम तीनों अभी तक उलझते रहते हो। 2 बच्चे हो गए तुम सबके, लेकिन खुद बच्चे बने हुए हो। नैना जी डांट सुना रही थी, अरे अभी कहाँ मम्मी, रणविजय की तो बस एक ही है, एक और हो जाने दो, फिर सुधर जाएगा। क्यों रणविजय, बाकी मैं तो घर का सबसे शरीफ बच्चा हूँ, आदित्य ने हंसते हुए कहा। रणविजय हल्के से मुस्कुरा दिया। जब से बच्चों की बात होती थी, जाने क्यों रणबीर की याद उसे भीगा जाती थी। तभी शिवी सब के लिए किचन में से चाय लेकर आए और उसने खुद अपने हाथों से सबको दिया। मेरी बीवी, मेरी माँ से काम करवा कर पेट नहीं भरा क्या, जो मेरी बेटी को भी काम पर लगा लिया है? खुद यहाँ क्या केवल सोफा तोड़ने आती हो? आदित्य ने चाय का कप उठाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हारी बेटी काम कर रही है तो तुम्हें दिखता है, मैं भी तो अपने पापा की बेटी हूँ। डैड बोलिए ना। नव्या ने फिर से अधिराज जी की तरफ मदद के लिए देखा। इस बार इन दोनों को डांट कर चुप कराने के बजाय अधिराज जी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तुम मुझे प्यारी हो तो वह भी मुझे बहुत प्यारी है। असल से तो प्यारा सूद होता है। अधिराज जी चाय का कप उठाते हुए बोले। रणविजय जैसे ही चाय होठों से लगाई, उसने घूरकर नव्या की तरफ देखा। ये चाय तूने बनाई है? कैसी चाय बना दी है? ऐसा ही काम वहाँ भी करती है क्या? आदित्य ने मुंह बनाते हुए पूछा। उसके मुंह का स्वाद ऐसा बिगड़ा हुआ था जिसको देखकर नव्या ने पहले ही सफाई दे दी थी। मुझे कुछ मत बोलना, मैंने चाय नहीं बनाई, चाय शिवी ने बनाई है। अधिराज जी हंस पड़े। वह तो मैं पहला घुट लेते ही समझ गया था, इसने भी सिर्फ तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए पूछा है। रणविजय ने कहा, वो मैं बनाने जा रही थी, लेकिन तभी शिवी भी आ गई। उसने कहा कि यह बना देती है तो मैंने भी छोड़ दिया। इतनी मुश्किल से तो आए हो और एक कप चाय पियोगे, और वह भी अगर तुम्हारे मन लायक नहीं बनेगा तो मन मुंह बनाते हुए यहाँ से मेरे ट्यूबलाइट को कोसते हुए जाओगे, नव्या ने कहा। नव्या की बात सुनकर तीनों ने मुस्कुराते हुए अफसोस सर हिला दिया। ये चाय का कप आशुतोष भाई के लिए किचन में रख दो, वो कुछ देर के बाद आएंगे, और यह प्लीज शिवम को दे देना ना। मुझे ज़रा जल्दी है वरना मैं दे कर ही जाती। मम्मी बार बार ऊपर नीचे नहीं करेगी ना, नव्या ने शिवी से कहा। क्या हुआ, तू कहीं जा रही है क्या? रणविजय ने पूछा। हाँ भाई,
मैं भी निकलूंगी। बच्चे स्कूल से आ चुके होंगे। प्रॉमिस करती हूँ कि संडे के दिन आऊंगी। तो पूरा दिन रुकेंगे। पर अभी जाने दो। उन लोगों के टेस्ट चल रहे हैं और ऊपर से खाने के दोनों के अलग नखरे हैं। मम्मी नहीं संभाल पाती, उनको तो दोनों नचा देते हैं। नव्या ने अपना क्लच उठाते हुए कहा। शिवम के कमरे में जाने की बात सुनकर चाय की ट्रे हाथ में लेकर शिवी सोच में पड़ गई थी। नव्या से आंखों से शिवी को ऊपर कमरे में जाने का इशारा किया। पहले भी नव्या ने रणविजय को बहाने के बुलाने से शिवी को ऊपर भेजा था। जाओ देकर आओ, तो हम साथ चलते हैं। तब तक मैं भी अपनी चाय पी लेता हूँ। रणविजय ने शिवी की मुश्किल आसान कर दी थी। शिवी शिवम के लिए चाय लेकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। ठीक उसी समय ईशानी भी राठौर मैंशन आई। शिवी शिवम के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आई। कमरे का दरवाजा हल्का बंद था। शिवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कमरे के अंदर कैसे जाए। यहाँ तक आना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल शिवम का सामना करना था। पर चाय ठंडी हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। शिवी को सामने देखकर शिवम की आंखें चमक गई। डूबते हुए दिल को महबूब का दीदार हो गया था। जबकि कुछ देर पहले तो वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि शिवी यहाँ तक आकर भी नहीं आई, इसका मतलब काफी नाराज है। वह शिवी को मनाना चाहता था, उसे बात करना चाहता था, लेकिन उसके लिए मिलना जरूरी था और फिलहाल तो उसे बिस्तर पर से ज्यादा उठना ही मना था। शिवी, तुम दरवाजे पर ही क्यों खड़ी हो? शिवी को दरवाजे पर खड़े देखकर शिवम ने कहा। शिवी ने दरवाजे पर से ही शिवम के कमरे पर एक नज़र डाली। पूरा कमरा हॉस्पिटल का रूम लग रहा था। हर तरफ हॉस्पिटल की तरह ही अरेंजमेंट किया हुआ था। शिवी का दिल डूबने लगा था। आज उसकी वजह से शिवम इस हालत में पड़ा था। प्लीज अंदर आओ ना, तुम्हारा ही कमरा है। बोलते बोलते शिवम की जबान फिसल गई थी। शिवम की बात सुनकर शिवी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन तब तक शिवम ने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए अपना सर झुका लिया था। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा घर ही तुम्हारा है। रानावत में पैलेस और राठौर मैंशन में कोई अंतर नहीं है। किसी भी कमरे में आने जाने से पहले इतना क्या सोचना? शिवम बात बनाते हुए बोला। शिवी ने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक चोर सा बैठ गया था। वह जितना ही शिवम से गुस्सा थी, उतना ही अब उसकी हालत को देखकर उसे रोना आ रहा था। उसने एक नज़र शिवम के हुलिये पर डाली। अजब हालत हो गई थी उसकी। 10 दिन बीत चुके थे, पर बिस्तर पर पड़े पड़े वो बहुत कमजोर लग रहा था। वह चेहरा जो हमेशा आत्मविश्वास से लेकर खुशियों के कारण दमकता रहता था, वह काफी कमजोर लग रहा था। हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ आई थी, बाल भी बढ़ गए थे। शरीर पर एक हल्की सी टी शर्ट थी और पैरों के पास एक सफ़ेद चादर। इनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर यह मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आते, तो शायद आज बिस्तर पर नहीं पड़े होते। जिस राठौर मैंशन में खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, वहाँ पर आज इस तरह से हॉस्पिटल नहीं बना होता। अब तक तो विनी भी आ गई होती। शिवी के दिल को एक अफसोस ने घेर लिया था, और उसमें भी बिनी की याद आते ही वह अपनी नज़रों में ही चोर बन गई थी। कुछ झिझकते हुए वो कमरे में आई। नव्या बुआ ने चाय भिजवाई है, पी लीजिए। शिवी ने चाय का कप शिवम के आगे कर दिया। शिवम हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने अपनी तरफ इशारा किया। शिवी समझ गई कि वह उसे धीरे से बिठाने के लिए कह रहा है। फिलहाल में शिवम को बैकबोन पर की कोई भी प्रेशर देने से मना किया गया था। ज्यादातर वो पेट के बल ही लेटता था। चाय का कप वहीं पर टेबल पर रखकर शिवी ने शिवम की मदद के उसे धीरे से कंधों से पकड़कर उठाना चाहा। शिवम मुस्कुरा दिया। जानबूझकर उसने अपना सारा वजन छोड़ दिया था। शिवी चाहकर भी उसे उठा नहीं पा रही थी। मानता हूँ मैं बिस्तर पर पड़ गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ।
पर इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि चुनमुन चिड़िया मुझे उठा लेगी। तुम बस मेरा हाथ पकड़ो, मैं अपनी तरफ से कुछ जोर लगाता हूँ। कुछ तुम करो, कुछ हम करें, मिलजुल कर कुछ गम कम करें। शिवम गुनगुनाया। बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन हरकतें अभी भी रोड वाली ही है। रोसाइड रोमियो, शिवी ने कुढ़ते हुए मन में सोचा। मदद के लिए शिवी का बड़ा हुआ हाथ देखकर शिवम की नजरें चमक गई थी। रणविजय की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आज शिवम बेबाक हो गया था। पूरे हक के साथ वो शिवी के मासूम चेहरे को देख रहा था। शिवी ने अपना सर झुका लिया। नीली नीली आंखों पर बड़ी बड़ी पलकों में शर्म का पर्दा डाल रखा था। शिवम की इन्हीं चमकती हुई आंखों से उसे नजरें मिलाना बहुत मुश्किल काम लगता था। शिवम ने कुछ जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवम के हाथों की पकड़ शिवी ने भी महसूस की। वह चौंकी भी थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। थैंक यू। धीरे से बैठने के बाद शिवम हल्के से मुस्कुराया। शिवी ने चाय का कप शिवम के आगे कर दिया। शिवम ने कप थाम लिया, लेकिन शिवम ने अपनी नजरें शिवी पर से नहीं हटाई थी और शिवी को अब उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। वह बेचैनी में अपनी आंखों की पुतलियां इधर उधर घुमा रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए बाउल पर गई, जो कि नव्या लेकर आई थी। नव्या उसे पिला ही रही थी कि रणविजय आ गया और आधा कटोरी वैसे ही पड़ा रह गया था। आपने सूप क्यों नहीं पिया है? चाय छोड़ दीजिए, चाय नुकसान करेगी, पहले ये सूप फिनिश कीजिए। शिवी ने कटोरी उठाते हुए कहा। ना, बिल्कुल नहीं, अब मन नहीं कर रहा है। चाय पीते हुए शिवम ने अपने होठों को बंद करते हुए कहा। शिवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ उठाई। प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। काफी दिनों से सिर्फ सूप, दूध और दवाई खाते खाते मुंह का टेस्ट भी बिगड़ा हुआ है। प्लीज, शिवम ने जैसे रिक्वेस्ट की। शिवी ने कुछ नहीं कहा और बाउल किनारे कर दिया। अब वो कमरे से जा रही थी, लेकिन शिवम उसको जाने नहीं देना चाहता था। बहुत मुश्किल से तो आज आमने सामने बात करने का मौका मिला था। वो इतनी आसानी से शिवी को जाने नहीं दे सकता था। शिवम ने लटकते हुए भी उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उंगलियां टच हो गई थी। पर इसी में उसके हाथों पर चाय भी छलक आई और एक दर्द की लहर ने उसे सिसकी लेने पर भी मजबूर कर दिया। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या जरूरत थी इस तरह से करने की? इतनी चोट लगी हुई है, अभी ड्रेसिंग में नहीं खुला और फिर भी। शिवी ने तुरंत आगे बढ़कर शिवम को संभाला और उसे फिर से ढंग से बैठाया। बहुत कुछ था इन दोनों के बीच में, पर क्या क्या आज ये दोनों अपने दिलों के राज खोल सकेंगे? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक।